गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 9th अर्थशास्त्र लेसन 1 पालनपुर गांव की कहानी। इस कहानी में हम देखेंगे कि लोगों के द्वारा कौन से व्यवसाय किए जाते हैं, उस गांव का परिचय, भूमिका आवंटन, कृषि क्रियाएं, गैर कृषि क्रियाएं, कृषि क्रियाओं से तात्पर्य वहां पर कौन कौन सी कृषि क्रियाएं की जाती हैं और कौन से गैर कृषि कार्य किए जाते हैं, उत्पादन के कारक, स्थायी पूंजी व कार्यशील पूंजी, मानव पूंजी, इन सभी बातों का अध्ययन करते हुए खरीफ की फसलों के बारे में, रबी की फसलों के बारे में और बहुविध फसल प्रणाली, जैसे कि बहुविध बहुत सारी फसलों को एक ही खेत में बोने की विधि, हरित क्रांति, पालनपुर में श्रम, छोटे किसानों को कर्ज, पालनपुर के लोगों के वैकल्पिक व्यवसाय के वहां के लोग अगर कृषि कार्य नहीं कर रहे हैं तो उसके अलावा वो और कौन से अपने आर्थिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए या जीविका कमाने के लिए जो भी वो क्रियाएं करते हैं वो सभी उनके वैकल्पिक व्यवसाय कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारे गांव का परिचय। पालनपुर 450 परिवारों वाला एक गांव है, यानी 450 परिवारों वाला एक गांव है। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। भूमि का आवंटन, अगर हम भूमि के बारे में देखें तो 150 परिवारों के पास कोई भूमि नहीं है, 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है और 60 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। कृषि क्रियाएं, खेत जोतना, बीज बोना, फसल काटना, फसल कहाना इत्यादि वहां पर कृषि क्रियाएं की जाती हैं। गैर कृषि क्रियाएं, दुकानदारी, परिवहन, लघु विनिर्माण उद्योग इत्यादि क्रियाएं की जाती हैं। जिन लोगों के पास खुद की भूमि नहीं होती वो गैर कृषि क्रियाएं करते हैं। उत्पादन के कारक, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। इसके बाद है स्थायी पूंजी, जिस पूंजी का उत्पादन में लंबे समय तक प्रयोग होता है, जैसे हल, ट्रैक्टर, औजार, मशीनें, भवन इत्यादि। कार्यशील पूंजी, जो पूंजी उत्पादन प्रक्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है उसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं, जैसे कच्चा माल, नगद पैसे इत्यादि। मानव पूंजी, मनुष्य जब अपने ज्ञान और कौशल के द्वारा जो भी अर्जित करता है उसे हम मानव पूंजी कहते हैं। यदि उसके अंदर कौशल है कृषि करने का या उसके अंदर कौशल है किसी गैर कृषि कार्य में, तो वो अपने ज्ञान और कौशल के द्वारा अपनी जीविका चलाता है, अपने आर्थिक जीवन को सुचारू रूप से चलाता है, उसे हम आर्थिक या मानव पूंजी कहते हैं। इसके बाद है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें मई जून में बोई जाती हैं, मई जून यानी गर्मियों में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, यानी सर्दियों में काट ली जाती है, जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि। इसके बाद है रबी की फसलें। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल मई के आसपास काट ली जाती है, यानी सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काट ली जाती है, जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों। इसके बाद बहुविध फसल प्रणाली, एक खेत में एक साल में एक ही से अधिक फसलों का उत्पादन करना। एक साल में एक से अधिक फसलों का उत्पादन करना बहु कृषि प्रणाली कही जाती है। हरित क्रांति, आधुनिक कृषि विधियों, बीजों और यंत्रों का प्रयोग करके कृषि उत्पादन में
अत्यधिक वृद्धि लाना हरित क्रांति कहलाता है। पालमपुर में श्रम, सरकार द्वारा किसी भी श्रम को औपचारिक बताते हुए सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 60 रुपये निर्धारित है, लेकिन पालमपुर के मजदूरों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा होने के कारण मजदूरी की दर 35-40 रुपये है। छोटे किसानों को कर्ज, छोटे किसानों को बहुत ऊंची ब्याज दर पर बड़े किसानों या साहूकारों के से कर्ज लेना पड़ता था। पालमपुर के लोगों का मुख्य व्यवसाय मिश्री लाल ने गन्ना फेरने की मशीन खरीदी थी और करीब ने गांव में एक कंप्यूटर सेंटर खोला था और इसके अलावा किशोर ने एक भैंसा गाड़ी का निर्माण किया था जिससे वो बोझा ढोने का कार्य करता था। इसके अलावा अगर हम देखें तो पालमपुर का परिचय यानी गांव के परिचय में अगर हम देखें तो पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। गांव के 75% लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त गांव के कुछ लोग लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी और परिवहन व्यवसाय में भी लगे हुए होते हैं। इसके बाद आता है हमारा जैसा कि हमने इसके बारे में अध्ययन कर लिया, अब हम देखेंगे उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक से हमारा तात्पर्य ऐसे प्रमुख कारकों से है जिनसे पालमपुर के गांव में उत्पादन किया जाता है। जैसे भूमि, इसमें भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन और खनिज आदि आते हैं। श्रम, इसमें वह उद्यम आता है जिसके लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों की आवश्यकता होती है। भौतिक पूंजी, इसमें औजार, मशीनें, भवन और नकद पूंजी शामिल है। मानव पूंजी, इसमें कौशल और ज्ञान शामिल है। यानी इसमें इसी टाइप के उत्पादक कारकों की आवश्यकता होती है जैसे कि मैंने आपको भी बताया है। इसके बाद आता है स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी के अंतर्गत अगर हम देखें तो ऐसे संसाधन जिनका उत्पादक के द्वारा लंबे समय यानी कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है उसे स्थायी पूंजी कहते हैं। औजार, मशीनें और भवन स्थायी पूंजी के प्रमुख उदाहरण हैं। औजारों में किसान के हल से लेकर आधुनिक उपकरणों जैसे जनरेटर, टरबाइन और कंप्यूटर इत्यादि शामिल हैं। ये सभी आपकी स्थायी पूंजी के अंतर्गत आती है जिसमें हमें लंबे समय के लिए आवश्यकता होती है, उसे हम स्थायी पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी, कार्य करने के दौरान अगर ये पूंजी समाप्त हो जाती है तो इसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। जैसे कि ऐसे संसाधन जिसकी उत्पादन को दिन प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती रहती है उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। इसके बिना स्थायी पूंजी कार्य नहीं कर सकती है। कच्चा माल और नकद पूंजी इस प्रकार की पूंजी के प्रमुख उदाहरण होते हैं। इसके अलावा अब आती है हमारी हरित क्रांति। हरित क्रांति के विषय में अगर हम अध्ययन करें तो उन्नत किस्म के बीजों, रासायनिक खादों, खरपतवार नाशकों और कृषि उपकरणों का प्रयोग करके कृषि उत्पादन में की जाने वाली आश्चर्यजनक वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। भारत में 1960 के दशक में हरित क्रांति का आरंभ हुआ। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित प्रकार से महत्वपूर्ण रही। भारत में खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया, किसानों के जीवन स्तर में सुधार आ गया, अनाजों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हो गई।
ये सभी हमारे हरित क्रांति यानी 1960 के दशक के बाद की क्रियाओं के कारण हुई है, जिसमें हमें उत्तम क्वालिटी के उच्च क्वालिटी के बीज प्रबंध हुए, खेती करने की अलग अलग प्रविधियों का पता चला, जिससे हमारी फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई। उसे ही हम हरित क्रांति कहते हैं। इसके बाद आता है कि भूमि का आवरण, के जो पालनपुर की भूमि थी वो कितने वर्गों में या कितने लोगों में बटी हुई थी। पालनपुर के 450 परिवारों में से 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि के टुकड़े हैं जिस पर वे खेती करते हैं। शेष 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि है। कुछ बड़े किसानों के पास तो 10 हेक्टेयर या उससे भी अधिक भूमि है। इसके अलावा अब आते हैं हमारे कृषि और गैर कृषि, ये हमारे हो चुके हैं। अब आते हैं हमारे कृषि और गैर कृषि। इनके बारे में बताते हुए मैं आपको बताऊंगा कि पालनपुर गांव के लोग 4 प्रमुख गैर कृषि क्रियाओं में लगे हुए हैं। डेयरी, पशुओं की अधिकता के कारण वहां पर डेयरी यानी पशु पालने आदि क्रियाएं की जाती हैं, जिसमें पालनपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा खिलाते हैं। दूध को पास के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों में रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में बेचा जाता है। इसके अलावा वहां पर विनिर्माण उद्योग और परिवहन उद्योग, दुकानदारी, कई प्रकार के उद्योग खोल रखे हैं, जिसमें लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग और दुकानदारी और परिवहन प्रमुख हैं। इसके अलावा कृषि कार्यों में भूमि को जोतना, बीज बोना इत्यादि क्रियाएं सम्मिलित हैं। लघु स्तरीय विनिर्माण में पालनपुर में अनेक लघु स्तरीय विनिर्माण क्रियाएं भी प्रचलित हैं। पालनपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। पालनपुर में मिस्त्री लाल ने गन्ना फेरने की मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है। वह इसकी सहायता से गुड़ बनाता है। ये लघु स्तरीय विनिर्माण का उदाहरण है। दुकानदारी, पालनपुर में अधिक लोग व्यापार नहीं करते। पालनपुर में व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों से तो बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोर में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, दूध, पेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कॉपियां, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवार में जिनके पास घर बस स्टैंड के पास है, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है। वे खाने की वस्तुएं बेचते हैं। परिवहन, पालनपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शे वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोगों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या
बढ़ गई है। तो आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको पालनपुर में श्रम के विषय में बताया। छोटे किसानों को कर्ज साहूकार या बड़े किसानों से मिलता है। पालनपुर में वैकल्पिक व्यवसाय के बारे में बताया। ये हमारे लेसन फर्स्ट के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनका हमने अध्ययन किया है। इस लेसन के विषय में अगर आपको कोई और भी सूचना प्राप्त करनी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।